यहाँ पे हम बात करने वाले एडीए के एमका के बारे में। तो इसके लिए जो अब तक डेवलपमेंट था कि प्रोटोटाइप को बनाने के लिए जो कंसोर्शियम्स हैं उन्होंने अपने इंटरेस्ट दिखाए थे और प्राइमरली 3 जो कंसोर्शियम है वो देखे जा रहे थे इनके लिए। जहाँ पे जो पहला कंसोर्शियम था वो एल&टी और बीईएल का था, जो सेकंड कंसोर्शियम है वो टीएसएल है और जो थर्ड है वो बीएफएल, बीईएमएल और डेटा पैटर्न है। तो ये 3 जो प्राइमरी पार्टनर्स है वो देखे जा रहे थे डीसीपीपी के रूप में। तो इनके लिए यहाँ पे नया डेवलपमेंट ये है कि जो एक आरएफपी है वो इशू कर दिया गया है एडीए के द्वारा, जिसका मतलब ये होता है कि जो अब एएमसी है वो इंडस्ट्रियल एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ रहा है, उस फेज में जा रहा है। अब तक ये सिर्फ एडीए का डिजाइन था, टेक्नोलॉजी यहाँ पे मैच्योर हो रही थी और जो भी इंटरनल मॉडल्स थे, सिस्टम रिसर्च था वो चल रहा था। लेकिन अब ये जो एग्जीक्यूशन फेज है, इंडस्ट्रियल एग्जीक्यूशन फेज, उसकी तरफ जा रहा है, जहाँ पे ये तीनों ही पार्टनर्स हैं वो अपने अपने स्ट्रेंथ को सामने रखते हुए इसके लिए बिड को सबमिट करेंगे कि वो टेबल पे क्या लेके आ रहे हैं। अगर हम एल&टी की बात करेंगे तो वहाँ पे जो पीईसी है यानी कि प्रिसीजन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस है बीईएल के साथ, और जो एक लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का एक्सपीरियंस है वो एल&टी के पास है। तो जो इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन है वो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, उनके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। अगर हम टीएसएल की बात करेंगे तो जो एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग डोमेन है वहाँ पे टीएसएल आगे है, ग्लोबल पार्टनरशिप में है, और प्रोडक्शन को लेके जो स्केलेबिलिटी है वो यहाँ पे टीएसएल के पास आसान होगा। तो जो एक मॉडर्न एरोस्पेस इंडस्ट्रियलाइजेशन कैपेबिलिटी है वो यहाँ पे टीएसएल के पास है, वो एडवांटेज है। बीएफएल, बीईएमएल की बात करेंगे तो जो हैवी इंजीनियरिंग है, एडवांस मेटलर्जी है और मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग है वो इन दोनों ही पार्टनर्स के पास है। स्ट्रक्चरल मैन्युफैक्चरिंग की जो स्ट्रेंथ है वो इनके पास रहेगी, तो वो यहाँ पे एडवांटेज है, वो ये टेबल पे लेके आएंगे। इसके बाद का जो स्टेज होगा वहाँ पे जो डिटेल प्रपोजल है वो रखा जाएगा सभी कंसोर्शियम्स के द्वारा, जहाँ पे मैन्युफैक्चर करने के लिए जो स्ट्रेटेजी है, कॉस्टिंग क्या आएगी, टाइमलाइन क्या होगा, और जो इंफ्रा प्लान है, किस तरह का इंफ्रा एडीए देख रही है, कैसी रिक्वायरमेंट है, वो चीजें सबमिट की जाएंगी। उसके बाद ही जो टेक्निकल इवैल्यूएशन है गवर्नमेंट और एडीए के साथ वो करेंगे, जहाँ पे सभी पार्टनर की जो कैपेबिलिटी है वो देखी जाएगी, जो एग्जीक्यूशन के प्लान है वो कितने रियल है, पॉसिबल है या नहीं वो देखे जाएंगे, और जो एरोस्पेस रेडीनेस है या फिर जो भी रिस्क आ रहे हैं वो कैसे मैनेज किए जाएंगे, वो सब चीजें देखी जाएंगी। देन उसके बाद जो कमर्शियल इवैल्यूएशन है वो होगा, जहाँ पे जो कॉस्ट है वो देखी जाएगी। ये टेक्नो कमर्शियल फ्रेमवर्क रहने वाला है, कम्प्लीटली L1 नहीं रहेगा। देन जो फाइनल स्टेज है सिलेक्शन का वो होते हुए दिखेगा। तो ये जो सभी स्टेज है वो इस साल के अंत तक या फिर अगले साल के Q1 तक जो फाइनल सिलेक्शन है वो होते हुए दिख जाएंगे। अगर हम डिटेल में देखते हैं आरएफपी को जो कि इशू किया गया है एडीए के द्वारा, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो डिजाइन अथॉरिटी है वो एडीए के पास ही रहेगी। मतलब जो एमका का आईपी है वो एडीए ही कैरी करेगा, प्राइवेट प्लेयर के पास नहीं जाने वाला। मतलब जो एडीए होगा वो एयरक्राफ्ट का कॉन्फ़िगरेशन, डिजाइन, जो इंजीनियरिंग बेसलाइन है, सर्टिफिकेशन है, उन सभी को कंट्रोल करेगा। तो जो पार्टनर्स होंगे वो डीसीपीपी होंगे, जो यहाँ पे बिडर सिलेक्टेड होंगे, उनका काम होगा 5 प्रोटोटाइप को बनाना। मतलब PV1 से लेके जो PV5 है वो 5 प्रोटोटाइप बनाएंगे, और जो 5 प्रोटोटाइप होंगे वो अलग अलग स्टेज में इस्तेमाल किए जाएंगे। मतलब जो पहला प्रोटो होगा उसका काम होगा जो एयरक्राफ्ट का एनवेलप है उसको एक्सपैंड करना, उसके लिए वो इस्तेमाल होंगे प्राइमरली। जो सेकंड प्रोटोटाइप होगा वो वेपन ट्रायल के लिए होंगे, जो थर्ड होगा वो सेंसर टेस्टिंग के लिए होगा, और जो फोर्थ और फिफ्थ होंगे वो उसी तरह के जो फ्लाइट सर्टिफिकेशन है उनके लिए इस्तेमाल होंगे। जो अगला वर्क है बिडर के लिए तो वो STS का है, यानी कि स्ट्रक्चरल टेस्ट स्पेसिमेन, वो बनाने का रहेगा। मतलब ये उस तरह का एयरक्राफ्ट होगा जो कि फ्लाई नहीं करने वाला, ग्राउंड पे रहेगा। स्टैटिक स्ट्रक्चरल टेस्ट के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। मतलब जो भी फटीग टेस्टिंग है, लोड वैलिडेशन है, या फिर जो विंग लोडिंग है, विंग बेंडिंग है, उनके लिए इस्तेमाल होंगे। यहीं पे जो जिग्स और फिक्सचर है वो डेवलप किया जाएगा बिडर के द्वारा ही। मतलब जो बिडर होगा वो इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो टूलिंग है वो तैयार करेगा, जो अलाइनमेंट सिस्टम्स है वो तैयार होंगे, और जो असेंबली फिक्सचर्स हैं वो बिडर तैयार करेगा। सिस्टम इंटीग्रेशन के लिए भी जो बिडर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, जहाँ पे जो एवियोनिक्स का इंटीग्रेशन है, फ्लाइट कंट्रोल इंटीग्रेशन है, सेंसर फ्यूजन है, ECS का इंटीग्रेशन है, या फिर जो वेपन बे है उनके इंटीग्रेशन है, वो सभी बिडर करने वाला है। जो ग्राउंड टेस्ट सपोर्ट है, वो चाहे आयरन बर्ड हो, हाइड्रोलिक टेस्ट रिग हो, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन लैब्स हैं, वो सभी वहाँ पर तैयार किए जाएंगे। जो फ्लाइट टेस्ट के लिए सपोर्ट होंगे, आउट स्टेशन ट्रायल होंगे, वहाँ पे बिडर सपोर्ट करेगा। मतलब जो फ्लाइट लाइन मेंटेनेंस है, टेलीमेट्री है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, ट्रायल डेवलपमेंट है, और जो भी हाई ऑल्टीट्यूड ट्रायल है, हॉट वेदर ट्रायल्स हैं, वो सभी उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको वो सपोर्ट करेगा। जो यहाँ पे सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी वो सेमिलैक होगा, और जो DGAQA है उसका भी जो सर्टिफिकेशन है वहाँ पे असिस्ट करेगा बिडर। जो भी यहाँ पे प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे 5 के 5, उसके लिए जो एक टर्म है ESOP का वो दिया गया है। मतलब जो इक्विपमेंट स्टैंडर्ड ऑफ प्रिपरेशन है वो उस लेवल के होंगे, जो प्रोटोटाइप होंगे वो बाद में ऑपरेशनलाइज किए जा सकेंगे। तो ये चीज यहाँ पे रखी गई है। जो एक पैक्ट है, प्री कॉन्ट्रैक्ट इंटीग्रिटी पैक्ट, यानी कि PCIP, वो भी रखा गया है। उसका जो अमाउंट है सबमिट करने का वो 25 करोड़ का रखा गया है, जिससे कि जो बिडा है, नॉन सीरियस बिडा है, उनको हटाया जा सके। तो यहाँ पे जो RFP है उसने जो कंप्लीट आर्किटेक्चर है, एयरक्राफ्ट की असेंबली का आर्किटेक्चर वो डिफाइन कर दिया है। जहाँ पे जो बिडा होंगे वो टूलिंग तैयार करेंगे, फ्रंट फ्यूसलाज के लिए, सेंटर फ्यूसलाज के लिए, रियर फ्यूसलाज के लिए, जो विंग असेंबली है, वर्टिकल टेल्स है, या फिर फिन असेंबली है, उन सभी के लिए जो टूलिंग रिक्वायर्ड है वो बिडर तैयार करेगा। एमका को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो की डेवलपमेंट है स्ट्रक्चर का वो मैच्योर हो चुका है। जो ज्योमेट्री है वो फ्रोजन है, जो स्ट्रक्चर इंटरफेस है वो मैच्योर हो चुके हैं, तो जो असेंबली मेथोडोलॉजी है वो आपको पता है।
तो इन तीनों की हेल्प से जो टूलिंग रिक्वायर्ड है वो आप तैयार कर लोगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जो कंपोजिट लेअप टूल्स हैं वो भी तैयार किए जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि जो ऑटोक्लेव टूलिंग है, प्रिसीजन मोल्ड्स हैं और क्योर फिक्चर्स हैं वो यहाँ पे तैयार होंगे। जो रोबोटिक ड्रिलिंग मशीन है उसकी भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी कंट्रोल फास्टनिंग के लिए और जो टाइट टॉलरेंस है उसको मेंटेन करने के लिए। जो ऑप्टिकल प्रोजेक्शन सिस्टम्स हैं एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले वो यहाँ पे इस्तेमाल किए जाएंगे, जिसमें जो लेजर गाइडेड असेंबली अलाइनमेंट है वो इस्तेमाल होगा। जो जिगलेस असिस्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग में उनका इस्तेमाल होगा और जो प्रिसीजन पोजिशनिंग है उनका इस्तेमाल होगा। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं इन तीनों पे। अगर आप डिजिटली ये सब चीज़ें करते हो ऑप्टिकल प्रोजेक्शन की हेल्प से, तो जो टूलिंग की रिक्वायरमेंट होगी कॉम्प्लेक्स टूलिंग की वो कम पड़ेगी, जो वेट होगा वो रिड्यूस कर पाओगे आप, और जो मैन्युफैक्चरिंग एरर है वो यहाँ पे कम रहेंगे। जो ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल है AGV डिजिटाइजेशन फैक्ट्री फ्लोर के लिए वो यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। तो ये जो सभी फैक्टर्स हैं वो एक बिल्डर को अलाउ करेंगे कि वो एमका को प्रिसाइजली बना सके। और ये भी एक मेजर कारण है कि जो HAL है इस प्रोग्राम से बाहर है, क्योंकि भारत अपने एयरोस्पेस इंडस्ट्री को अब स्केल करने को देख रहा है, नेक्स्ट जनरेशन पर जाने को देख रहा है, जहाँ पर ज़्यादातर जो इस्तेमाल होंगे डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग का, ऑटोमेशन का, स्मार्ट फैक्ट्री वर्क फ्लो का, वो वहाँ पे होता हुआ दिखेगा। अगर हम टाइमलाइन की बात करेंगे तो जो टाइमलाइन है वो काफ़ी टाइट रखा गया है, जो कि ये दिखा रहा है कि जो पहली फ्लाइट देखी जा रही है 2028 में रोल आउट और 2029 में पहली फ्लाइट, वो मोस्ट प्रोबेबली संभव है। यहाँ पे बिड के लिए जो क्वेरी है उसके लिए 10 दिन का टाइम दिया गया है, कोई भी जो प्री मीटिंग है उसके लिए 15 दिन का टाइम है, और बिड सबमिशन के लिए जो 2 महीने का टाइम है वो यहाँ पे रखा गया है। तो होपफुली अगर इसी बेस पे डेवलपमेंट है और डिसीजन है वो लिए जाते हैं तो इस साल के अंत में या फिर Q1 में जो पार्टनर है, फाइनल पार्टनर, वो सिलेक्ट होते हुए दिखेगा। और मोस्ट प्रोबेबली जो प्रोटोटाइप की मैन्युफैक्चरिंग है वो 2027 में हो जाएगी। तो यहाँ पे उम्मीद लगाई जा सकती है कि 2028 के अंत में जो रोल आउट है पहले प्रोटोटाइप का वो होता हुआ दिखेगा, और 2029 में कहीं ना कहीं जो पहली फ्लाइट है वो हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।